चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरी एक गलती की वजह से, जो कि मैंने IQ लाइटिंग वाले शेयर में किया था। और हर वीडियो में मैं ये गलती नहीं करने की सलाह देता हूँ। मैंने खुद ये गलती की थी और आपके साथ ये शेयर करने में मुझे कोई खराबी नहीं दिखती। तो गलती ये थी कि जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ IQ लाइटिंग के लिए, उसके भी ऊपर मैंने इसमें बाइंग की। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उस टाइम दिवाली आने वाली थी और दशहरा वगैरह का मौसम चल रहा था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि इस स्टॉक को उस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। और मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं पर्सनली किसी भी न्यूज़ बेस पे डिसीजन नहीं लेता। अगर छोटी मोटी न्यूज़ है तो मैं उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेता। मैं सिर्फ डिसीजन लेता हूँ टेक्निकल्स पे और फंडामेंटल्स पे। लेकिन उस टाइम मैंने कोई आर्टिकल देखा और मुझे वो आर्टिकल सही लगा कि इस स्टॉक की कमाई जो है वो दिवाली दशहरा वगैरह की वजह से अच्छी आ सकती है, जो कि अभी आएगी दिसंबर वगैरह में, है ना। दिसंबर जनवरी का जो रिज़ल्ट आता है उसमें वो दिखना चाहिए था। ये सोच के मैंने इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी बाइंग कर ली। सितंबर के आसपास मैंने इसमें बाइंग की थी। कौन से प्राइस पे? 363 के प्राइस पे। तो आप देख सकते हो उसकी वजह से जो है मुझे अराउंड 11% का अभी लॉस हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये रिकवर हो जाएगा क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जब तक आप कमिटमेंट में मतलब कमिटेड नहीं हो कि हाँ, मैंने जो थॉट प्रोसेस में मतलब इसमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जज किए हैं वो सही हैं और अभी सही टाइम है इसे बाय करने का, तब तक आपको इसे बाय नहीं करना चाहिए। मैंने बाय किया इसे, आप बोल सकते हो एक तरह का फोमो था। वो प्योर फोमो नहीं था, न्यूज़ बेसिस पे और थोड़ा फ्यूचर को सोच के मैंने किया था। लेकिन एक तरह का फोमो था कि शायद मुझे ये बाद में इस प्राइस पे ना मिले, और इसलिए मैंने उस टाइम में इसमें बाइंग कर ली। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। स्टॉक मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो इस तरह की गलती करना नुकसान दे सकता है। बहुत पैसे हैं, दुनिया के पैसे हैं, रिस्क लेने की आदत है आपको, तो आप ये सब कर सकते हो। इसमें कई बार फ़ायदा भी हो जाता है, तो वो उनकी बात अलग है। लेकिन जिनके पास लिमिटेड पैसा है और बिल्कुल बॉटम में ही इन्वेस्ट करने की चाहत रखते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फोमो के शिकार ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, अब इसका जो प्राइस अभी चल रहा है, अगर ये 290 के अब आसपास जनवरी मंथ में ही आ जाता है तो ये एक अट्रैक्टिव प्राइस होगा इसमें एंटर करने के लिए। अगर 290 पे नहीं आता या 285 पे नहीं आता तो ये जो टारगेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगले महीने में मैं आपको फिर से टारगेट्स बता दूंगा। और अगर मान लो आपके पास ये स्टॉक है और ये यहाँ से नीचे नहीं जाके ऊपर कंटिन्यूसली बहुत तेज़ी के साथ जाता है, तो फिर इसके प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स बहुत बहुत ऊपर हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर ये यहाँ से पलटता है तो। ठीक है, अभी वो बता के कोई फायदा नहीं है। तो जो एंट्री के लेवल है वही हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला स्टॉक है आइस मेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, जो कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटली जो है बहुत स्ट्रांग है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग स्ट्रांग है, डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, ROE स्ट्रांग है, और 5 साल में जो है इसके मार्केट कैप ने बहुत हैवी जंप देखा है। ठीक है, 141 करोड़ से लगभग 1000 करोड़ की ये कंपनी बनने वाली है। और इसी वजह से आप जो इसका चार्ट देखेंगे वो इस तरह से भागता हुआ आपको दिखेगा। PE रेशियो की बात करेंगे तो ये अभी भी उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन में हमने इसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये अपने मीडियन से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। मतलब जितना इसमें बाइंग होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग अभी चल रही है। तो बाइंग करने के लिए, इसमें एंटर करने के लिए या एवरेजिंग करने के लिए अभी के टाइम पे PE रेशियो इसे गलत बता रहा है। इतनी हैवी बाइंग होने का रीज़न देख सकते हैं एनुअल प्रॉफिट में कि ये जंप जो है मल्टी बैगर जंप्स है। ठीक है, जो प्रॉफिट के जंप्स हैं वो बहुत हैवी हैं। EPS भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जब रिजल्ट्स आती है तो स्टॉक में इस तरह की तेज़ी आना जायज़ है। प्लस ये कंपनी जो काम करती है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक रीज़न है। तो बात आती है कि इसमें बाइंग करें या ना करें। देखिए, अभी के टाइम तो ना करें मेरे हिसाब से। और अगर ये मिस हो जाता है तो मिस हो जाता है, सिंपल सी बात है। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो देखो, अगर ये यहाँ से भाग जाता है तो हम मिस करने वाले हैं, सब कोई साथ में मिस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर इसमें एंटर करना है
तो हम लोग इसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं 535 के नीचे। जब ये 535 के नीचे जाएगा तब इसे हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं पर्सनली इसे इग्नोर करने वाला हूँ। लेकिन स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो बेचने की गलती शायद आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल की तरफ जाता है तो अराउंड 1000 से लेके 1050 तक आराम से चला जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। ऑब्वियसली पावर जनरेशन इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन वाली कंपनी है। मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल्स जो इसके हैं, फंडामेंटल सॉरी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। ROC ROE स्ट्रॉन्ग है। और 5 साल पहले देख सकते हैं मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ का था और अभी 13000 करोड़ का है। स्टॉक का पीई जो है वो अपने इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका पीई रेशियो एक बार हम लोग चेक करते हैं तो यस, ये भी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अपने मीडियन से ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो EPS तो काफ़ी अच्छा है लेकिन पीई भी बहुत ऊपर चल रहा है, तो इसमें बाइंग हद से ज़्यादा हो रखी है। FII वालों ने थोड़ी इसमें बाइंग की है और म्यूचुअल फंड वालों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है। बाकी सब कुछ देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव की तरफ ही दिखाई देता है। देखिए, लेवल्स वगैरह डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 10 साल में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा कमाई करके नहीं दी है। जहाँ निफ्टी ने 249% के आसपास के प्रॉफिट्स दिए हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर ने जो सेम अराउंड 200% के आसपास का गेन दिया है, वहाँ पे इस कंपनी ने 652% के आसपास का गेन दिया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 साल के ड्यूरेशन को देखें तो ये अराउंड मेरे हिसाब से 1600 से लेके 2000% होता तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इस स्टॉक को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जिस भी स्टॉक में इस तरह की सिचुएशन होती है जो 10 साल में बहुत कम प्रॉफिट बना के देते हैं, उनमें मैं लेवल्स जो होते हैं वो बहुत नीचे के रखता हूँ, टारगेट्स जो होते हैं बहुत नीचे के रखता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे जो है थोड़ा सेफ रखती है। ओके, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो में। तो देखिए, दो चीज़, पीई रेशियो ने हमको बता दिया कि ये अभी कॉस्टली चल रहा है। ठीक है, इस प्राइस पे तो इसे बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जो नए इन्वेस्टर हैं वो एंटर करना चाह रहे हैं तो इस प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, तो मैं इसमें कहाँ एंटर होऊंगा, अगर ये अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक होता। ठीक है, देखिए प्रॉफिटेबल किसके लिए, जिसने इसे यहाँ बाय किया है, यहाँ बाय किया है, उसके लिए तो ये प्रॉफिटेबल है ना। लेकिन लॉन्ग रन में, जैसा मैं लॉन्ग रन होल्ड करने की बात सोचता हूँ, तो उस तरीके से ये निफ्टी को बहुत बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर पाया, राइट। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए मेरा जो पहला इसमें टारगेट लेवल था वो था 375 का, कि इसके ये नीचे जाएगा तब मैं इसमें दोबारा से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अराउंड यहाँ पे 375 के नीचे जब ये जाएगा तब। लेकिन जो अभी हमने देखा कि निफ्टी को भी इसने बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीट नहीं किया हुआ है, तो उसकी वजह से मैं इसमें कंसिडरेशन रखूँगा अपना 300 के नीचे का। जब ये 300 के नीचे जाएगा तभी मैं इसमें दोबारा से डिस्कशन करूँगा, या फिर 300 350 के बीच में कहीं पे। ठीक है, मैं इसे ट्रैक करता रहूँगा। अगर कहीं पे मुझे ये अट्रैक्टिव लगता है या आपको इसका पीई अपनी मीडियन के आसपास दिखाई देता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा और तब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। बट जो लोग इसे होल्ड करके चल रहे हैं और इसके ऊपर के लेवल्स जानना चाहते हैं कि कहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुक किया जाए, तो अराउंड 600 का आप टारगेट लगा के इसमें चल सकते हो। अगर इसके फंडामेंटल्स वगैरह बहुत अच्छे बने हुए रहते हैं जैसे अभी हैं, तो आप 600 का टारगेट रख सकते हो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर सकते हो, वो सारी आपके कॉल है। अगला स्टॉक है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इसका चार्ट आप देखेंगे तो आपको भागता हुआ दिखाई देगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ देखिए, ये एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। पीई जो है बहुत 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 ज़्यादा है इंडस्ट्री पीई से, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे पी रेशियो वाले चार्ट में। इस स्टॉक में हर चीज़ मुझे ठीक दिखाई दी, एक्सेप्ट कि इसके प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें से 11% जो है प्लेज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल यहाँ पे मेरे लिए ये स्टॉक जो है आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। ठीक है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, ये मैं आपको पहले ही अभी बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, इसका आप चार्ट देखोगे तो ख़राब नहीं है। ओके, आप पहले तो इसमें कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत फॉल टाइप का ही चल रहा था। यहाँ से इसमें जो भी तेज़ी आई, फिर ये थोड़ा फ्लैट चला, फिर थोड़ी तेज़ी और आई, फिर फ्लैट चला, फिर इसमें तेज़ी आई और अभी ये फ्लैट चल रहा है।
तो अगर यही पैटर्न ये कंटिन्यू रखता है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन ये मतलब बिना किसी लॉजिक के चल रहा है, इस तरह की चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। अब ये पी रेशियो आप देखेंगे तो मीडियन यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है ये, ठीक है। थोड़ा डेंजरस मुझे लग रहा है, ऐसे स्टॉक से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। जो रिस्क लेने वाले हैं वो ले सकते हैं इसके पैटर्न को देख के। बाकी अगर इसके इन्वेस्टर में आके देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे हमको साफ पता चल रहा है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इतनी है और उसमें से इन्होंने इतना गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल्स, सॉरी मैं बार बार फाइनेंशियल्स बोल रहा हूँ, फंडामेंटल्स जो हैं इसके खराब नहीं दिखाई दे रहे, एवरेज दिखाई दे रहे हैं। प्लस ये डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, बहुत कम डिविडेंड दे रही है, जो कि खराब बात नहीं है अच्छी बात। ये जो इन्होंने प्लेज किया हुआ है, जो अपना स्टेक गिरवी रखा हुआ है, इसका कुछ रीज़न अगर आपको पता है तो आप लिखना कमेंट में, फिर हम लोग इसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगर वो वैलिड और थोड़ा जस्टिफिएबल रीज़न मुझे लगता है तो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। मेरा डिनर आ गया है तो मैं डिनर करने जा रहा हूँ और उसके बाद कोशिश करूँगा एक और वीडियो आपके लिए लेके आने का। मिलते हैं अगली वीडियो में।